एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। हमने अलग अलग तरीके का मटेरियल यूज किया होगा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। कुछ जो मटेरियल है वो नेचर में आपको मिल जाता है जिसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है एक टेबल को, जिसमें नेचुरल चीजें जो हमें मिल जाती हैं वो है वाटर, फ्रूट्स, मिनरल्स, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, सॉइल, एयर, कोल, सनलाइट। और वहीं अगर मैन मेड रिसोर्सेज की बात की जाए या चीजों की बात की जाए, उसमें आ जाता है बाइसिकल, कार, टेबल, बेड, पेन, कोक, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, प्लास्टिक, मेकअप। तो इसके अंदर जी हाँ, सवाल ये पूछा गया कि क्या आपने एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स इंक्लूड किए हैं? हमने इंक्लूड किए हैं, और वो नेचुरल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा यूज कर सकते हैं? कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सवाल ये पूछा गया है कि एयर, वाटर, सॉइल, क्या ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? नहीं, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें वाटर, क्या वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्स है, पर फिर भी एडवाइस ये दिया जाता है कि भाई पीने लायक पानी तो सफिशिएंट ही है ना, तो इसलिए जब पानी का यूज करते हो बड़े ध्यान से करो, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज मिल जाएं जो अभी हमारे पास हैं। और इसी वजह से हम जो रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर। एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और वो खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि आप कह सकते हैं सनलाइट हो गया, एयर हो गई। और दूसरे होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जो कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज करने चाहिए, कंटिन्यूस यूज से वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बुक में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है। उसमें ये बोला गया कि कुछ बर्तन ले लीजिए, उसमें अपने मन मुताबिक कोई भी चीज डाल दीजिए। हो सकता है पॉपकॉर्न डाल दी, मूंगफली डाल दी, रोस्टेड मूंगफली डाल दो, टॉफियां डाल दी। अब आपने 7 बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं, बना लिए ग्रुप्स। अब हर एक ग्रुप के अंदर 3 सेक्शंस करने हैं। पहला जो 7 मेंबर्स का ग्रुप है वैसे ही सेकंड पे करना है, वैसे ही थर्ड और वैसे ही फोर्थ में। तो पहला जो ग्रुप निकाल रहे हो उसमें एक बंदा होगा। 7 मेंबर का जो दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें 2 मेंबर्स होंगे, और तीसरे ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स होंगे। ये पीढ़ियों की बात की जा रही है। पहले फर्स्ट जनरेशन में एक इंसान, अगली जनरेशन के अंदर 2, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब आप ध्यान से सोचो, जो पॉपकॉर्न है जब हम वो फर्स्ट जनरेशन को ऑफर करते हैं, अगर वो पूरे तरीके से उसको खत्म कर देंगे तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के हाथ में कुछ नहीं आएगा। चलिए, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन तक भी अगर कुछ चला गया तो जरूरी नहीं है कि वो थर्ड जनरेशन के लिए बचता है या नहीं बचता। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि भाई जो आपके पास सामान है उसे ध्यान से यूज करो, ताकि अपनी ग्रीड को पूरा करते करते कहीं आप आने वाली जनरेशन्स की जो जरूरत की चीजें हैं उसे खत्म ना कर दे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टेबल, खत्म हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जो बहुत यूज किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये जो तीनों चीजें हैं इसे हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनी होती है, और वो जो डेड रिमेन्स होते हैं उसे हम फॉसिल बोलते हैं। इसकी हम यूज अलग अलग तरीके से करते हैं एज अ फ्यूल, इसीलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। सबसे पहला है कोल। कोल के बारे में अक्सर आपने सुना होगा किसी ना किसी को बात करते हुए। ये थोड़ा हार्ड होता है, पत्थर जैसा, और इसका कलर ब्लैक होता है। जो कोल होता है उसे हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन चल सके। इसे बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, और भी बहुत सारी यूजेस हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। स्टोरी जो है कोल की वो बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, जो कोल है
एक माइंड मैप बना लीजिए। पहली चीज कि वो 3 कैटेगरीज में आपको मिलता है जब आप कोल हासिल करते हो। सॉलिड कैटेगरी में जो कोल होता है उसे हम कोक बोलते हैं। इसे यूज किया जाता है आयरन बनाने के लिए और मेटल्स बनाने के लिए। दूसरी कैटेगरी लिक्विड होती है जिसे हम कोल टार बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको यूज किया जाता है डाइज, ड्रग्स या परफ्यूम्स बनाने के लिए। तीसरी कैटेगरी है गैस की फॉर्म में जो हमें कोल मिलता है, उसे हम कोल गैस बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। अब ये किन किन स्टेजेस पे मिलता है? कोल है, कोल को हम डाल देते हैं कोक के अवन में और उससे हमें कोक मिलता है। कोक को आगे रिफाइन किया जाता है, कोल तार मिलता है। कोल तार से आगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमें और सब्सिक्वेंट चीजें मिलती है। तो ये तो हो गया हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म के अंदर कोल। कोल की ग्रेडियंट होता है, वैरायटी होती है, उसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में याद कर सकते हैं। ए सबसे पहले आता है, फिर आता है बी, फिर आता है एल, फिर आता है पी। लेटर्स में ऐसे ही आता है। जो बेहतरीन कैटेगरी होती है कोल की उसे हम एंथ्रासाइट बोलते हैं, कम धुआं देता है। सेकंड, बिटुमिनस। बिटुमिनस को यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा, और इसको यूज किया जाता है सड़कें बनाने में। तीसरा आ जाता है हमारे पास लिग्नाइट, और चौथा पीट, मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अब बात करते हैं कोल की जो स्टोरी है वो क्या है, किस तरीके से कोल जो है वो हमें मिला। कम से कम नहीं तो 300 मिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट थे, घने फॉरेस्ट थे। मतलब वो ऐसे एरिया में थे जो वेटलैंड एरिया, जहां पानी भी होता है, फॉरेस्ट थे। कुछ नेचुरल फोर्सेस ने एक्ट किया, धरती हिली, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो गई और ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे ये नीचे धस गए, जमीन के नीचे। ऊपर परत बाय परत जो है सॉइल की ऊपर जमती गई और ये नीचे की तरफ को और जाते रहे, डीपर जाते रहे। प्रेशर पड़ता रहा, नीचे जाते रहे, हाई टेम्परेचर पड़ता रहा और स्लोली धीरे धीरे ये जो डेड प्लांट्स थे, जो जमीन पे दफनाए गए थे नेचुरल फोर्सेस की वजह से, इनके अंदर सबसे ज्यादा जो कंटेंट मिला वो कार्बन था। और इस स्लो प्रोसेस में जो डेड वेजिटेशन था वो कोल में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। याद कर लोगे। अब क्योंकि ये खास तौर पे वेजिटेशन के रिमेन से बना था, फॉसिल से बना था, तो इसे हम बोल सकते हैं एक फॉसिल फ्यूल। ध्यान ये रखना, कोल जो है वो जमीन पे बनता है, पेट्रोलियम जो है वो पानी के नीचे बनता है। तो जब इसे हीट किया जाता है कोल को एयर के अंदर, कोल जो है वो बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इसे प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर ताकि हम इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, कोक हो गया, कोल तार हो गया या कोल गैस हो गया। सबसे पहले हमारे पास कोक मिलता है, फिर उसके बाद मिलता है कोल तार। अब ये कोक क्या है? ये ना थोड़ा टफ सा, सख्त सा, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। इसे बोलते हैं सबसे प्योर फॉर्म जो होती है कार्बन की, वो ये होता है। इसे यूज किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया है, स्टील बनाने में या बाकी के मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने में। दूसरा होता है कोल टार। ये जो है ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी गंदी सी स्मेल होती है। ये जो है एक मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस, और जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कोल टार से वो ना एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है अलग अलग चीजें बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको यूज किया जाता है सिंथेटिक डाई बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए और रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए। इंटरेस्टिंगली वो जो नैप्थलीन की बॉल्स नहीं होती जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, वो भी हम कोल टार से ही बनाते हैं। आजकल ना बिटुमिन, जिसे हम एस्फाल्ट बोलते हैं, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, हम उसे यूज करते हैं मेटलिंग करने के लिए रोड्स की। मेटलिंग मतलब पक्का रोड बनाने के लिए। पहले ना हम कोल तार यूज करते थे सड़कें बनाने के लिए, आजकल बिटुमिन यूज किया जाता है। तीसरा प्रोडक्ट जो गैसियस फॉर्म है कोल की, उसे हम कोल गैस बोलते हैं। वो तब मिलता है जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं कोल को टू गेट कोक, मतलब कोल से कोक तक जाने के लिए जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो एक गैस मिलती है और इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इंडस्ट्रीज के अंदर। खास तौर पे वो इंडस्ट्रीज जो कोल प्लांट्स के बिल्कुल पास ही लोकेटेड होती है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कोल गैस है उसे यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए फर्स्ट टाइम लंदन के अंदर इन 1810। न्यूयॉर्क में भी यूज किया गया था अराउंड 1820 के आसपास। आजकल ना इसे एज अ सोर्स ऑफ हीट, गर्मी पैदा करने के लिए यूज किया जाता है रादर देन ए सोर्स ऑफ लाइट। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में, जिसे यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर, स्कूटर के अंदर, कार्स के अंदर। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, भारी जो होते हैं, ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वो डीजल पे चलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, दोनों एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, दोनों ही हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये डिराइव्ड है दो वर्ड से, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पत्थर, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो हम ये कह सकते हैं पेट्रोलियम हम रॉक्स के बीच में से निकालते हैं, इसीलिए इसे पेट्रोलियम बोला जाता है। अब ये जो पेट्रोलियम है इसके अलग अलग नाम है, इसे क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, ऑयल भी बोला जाता है। इससे हमें क्या चीजें मिलती हैं? डीजल मिलता है हमें, इससे केरोसिन मिलता है और पेट्रोल मिलता है। अब पेट्रोल आखिरकार बनता कैसे है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर होते हैं, जब वो ओशन या पानी बॉडी के नीचे जाके समा जाते हैं और उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स जम जाती है, तो प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स तब्दील हो जाते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के अंदर। तो नेचुरल गैस जो है वो ऊपर होती है पेट्रोल के, नीचे आपको ऑयल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है। गैस हल्की होती है, वो ऊपर होती है। अब ये जो पेट्रोल है और ये जो गैस है, आप देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। एक रेजर्वॉयर रॉक होती है और उसके ऊपर पानी होता है। पानी के ऊपर की साइड पे आपको पहले ऑयल मिलेगा और फिर उसके ऊपर गैस मिलेगी। आपको एक बोर करना पड़ेगा वेल, ताकि आप पहले गैस निकाल सकें और उसके बाद वहां से ऑयल निकाला जा सके। आसपास इसके इम्परवियस रॉक्स होती है, मतलब हार्ड रॉक होती है जो लिक्विड को इधर उधर फ्लो नहीं होने देती। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो पेट्रोलियम ऑयल है या जो गैस है वो हल्की होने की वजह से हमारे पानी के ऊपर रहती है। आपने देखा होगा अगर आप पानी के अंदर ऑयल मिक्स कर देते हो तो ऑयल की लेयर ऊपर की तरफ को जम जाती है। सेम केस है पेट्रोलियम के केस में भी। अब वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ऑयल वेल या पेट्रोलियम का जो वेल था वो ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया के अंदर यूएस में इन 1859। 8 साल बाद 1867 के अंदर जो ऑयल है वो हमें मिल गया था माकुम, असम के अंदर। इंडिया के अंदर पेट्रोलियम की बात की जाए तो आपको मिल जाता है असम के अंदर, गुजरात के अंदर, मुंबई हाई के अंदर। मुंबई से ना थोड़ा सा दूर है, मतलब कोस्ट से थोड़ा सा दूर है। या आपको मिल जाएगा रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें। तो हमने ये समझा है अब तक कि जो पेट्रोलियम है वो आपको वाटर बॉडी से मिलता है, कोल आपको लैंड के सरफेस से ही मिल जाता है। जो पेट्रोलियम है वो एक लेयर होती है इम्परमिएबल या आप कह सकते हो इम्परवियस रॉक की, जो कि एक कैप रॉक होती है। वो प्रिवेंट करती है लिक्विड को, ऑयल को नीचे या ऊपर की तरफ को जाने के लिए। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये जो डार्क ऑयली लिक्विड है, गंदी सी स्मेल होती है इसकी। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इसके अंदर आपको पेट्रोलियम गैस मिल जाएगी, पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा, पैराफिन वैक्स मिल जाएगा। लेकिन वो हासिल करने के लिए आपको उसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो आप अलग अलग चीजें सेपरेट करते हो पेट्रोलियम से, उसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। और इसको किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर, डायरेक्टली आप यूज नहीं करते। इसके अलावा जो अलग अलग चीजें हमें पेट्रोलियम की मिलती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बहुत सारी यूजफुल चीजें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो हमें मिलती है उनको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। इनको हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक बनाने के लिए, पॉलिथीन बनाने के लिए, और जो मैनमेड प्लास्टिक है वो बनाने के लिए भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो आपको बेसिकली नेचुरल गैस से ही मिलती है और उसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर के, यूरिया की प्रोडक्शन के अंदर। तो क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसलिए पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड।
याद रखना पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। एक बार बात कर लेते हैं पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। अगर पेट्रोलियम से सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है एलपीजी। इसे हम घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। पेट्रोल वो भी हमें मिलता है, इसे हम फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं, एविएशन फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है, केरोसिन इसको यूज किया जाता है स्टोव्स के अंदर एज अ फ्यूल, लैंप्स के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट के अंदर, डीजल यूज किया जाता है भारी व्हीकल्स के अंदर, इवन जो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उसमें भी डीजल यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब दो चीजों के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन ना पैदा हो और वो स्मूथली चले। कई बार जंग लग जाता है या अंदर के पार्ट्स कार के ठीक से नहीं चलते तो लुब्रिकेंट डाला जाता है। पैराफिन वैक्स मिलती है जो ऑइंटमेंट्स में यूज की जाती है, कैंडल्स बनती है उसकी, वैसलीन बनती है। विटामिन मैंने आपको पहले बता दिया, पेंट्स में यूज किया जाता है और रोड्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, जो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और इसको ना ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप्स के जरिए। इस नेचुरल गैस को जब हम स्टोर करते हैं जरूरी है कि इसे हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के अंदर, पावर बिजली पैदा करने के लिए। आजकल सीएनजी का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के अंदर क्योंकि ना कम पोल्यूशन कॉज करता है, एक क्लीनर फ्यूल है, बेहतर फ्यूल है। अब क्योंकि इसका इतना ज्यादा एडवांटेज है तो इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बर्निंग करने के लिए घर में, फैक्ट्रीज के अंदर, और इसे सप्लाई किया जा सकता है पाइप्स के जरिए। इनफैक्ट ऐसा एक नेटवर्क बनाया गया है पाइप्स का वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर, दिल्ली में कई जगह पे और थोड़े थोड़े और हिस्सों के अंदर। जो नेचुरल गैस है उसे हम यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत रिजर्व्स है नेचुरल गैस के और हमें नेचुरल गैस मिल जाती है त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये जो नेचुरल गैस है, इसे आप लेबोरेटरी में नहीं तैयार कर सकते, इसमें सालों साल लग जाते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस से ही तैयार होते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं हमारे पास। हमने पढ़ लिया कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर कंटिन्यूसली इसका यूज किया जाए। कोल और पेट्रोलियम हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के बनते हैं, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की तो बहुत लिमिटेड रिजर्व्स है जो थोड़े ही सालों तक चलेगा। अगर इसको कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं खत्म भी हो जाएगा। प्लस इसके साइड इफेक्ट ये है कि ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है, ये एसोसिएटेड है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ज्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं है। तो इंडिया के अंदर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए एडवाइज करती है लोगों को कि प्लीज पेट्रोल और डीजल को सेव करो ड्राइव करते हुए। क्या कुछ कर सकते हो, एक कांस्टेंट रेट पे ना ड्राइव करो कार को, जो भी आप ड्राइव करो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा स्लो। आप कभी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हो या कहीं वेट कर रहे हो तो इंजन को बंद कर दो ताकि वेस्टेज ना हो। टायर का प्रेशर ठीक होना बहुत जरूरी है और रेगुलर मेंटेनेंस होना आपके व्हीकल की, ये भी बहुत जरूरी है ताकि हम इन रिजर्व्स को बचा सके। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून टिल वी मीट नेक्स्ट। टेक केयर, बाय बाय।